कोरोना पेंडेमिक के 13वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपसे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन जो बाजार से बीमारी तक पहुंच गया। तो पहले बाजार के ग्लोबलाइजेशन के इतिहास पर एक नज़र दौड़ाते हैं। ग्लोबलाइजेशन की पहली लहर 1870 के आसपास मानी जाती है, जो पहले विश्व युद्ध के शुरू होने तक चली। ग्लोबलाइजेशन का दूसरा दौर, जिसे हम नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, 80 के दशक के मध्य में शुरू हुआ। लगभग उसी समय जब मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर सोवियत यूनियन के सर्वेसर्वा बने। गोर्बाचेव का दौर 1985 से 91 तक चला। वह दौर था बाइपोलर वर्ल्ड का। एक महाशक्ति अमेरिका और दूसरी रूस नहीं, सोवियत संघ। और 1990-91 में सोवियत यूनियन के जो राजनीतिक ढांचे में एक परिवर्तन किया गया और उसमें राष्ट्रपति सर्वेसर्वा हो गया और मिखाइल गोर्बाचेव रूस के पहले राष्ट्रपति 1990 में घोषित किए गए। 1990 से 91 का दौर सोवियत संघ के विघटन का दौर था, जब वह अनेक छोटे छोटे संघों में टूट गया और उसके साथ ही एक बाइपोलर वर्ल्ड का अंत हुआ। इसे हम कोल्ड वार के अंत का भी प्रतीक मान सकते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव को इस कोल्ड वार के अंत करने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला और 1991 आते आते रूस में गोर्बाचेव का दौर खत्म हुआ। इस वैश्वीकरण के दौर में पूरा विश्व एक बाजार बन गया और ऐसा लगने लगा कि दुनिया एक छोटा सा गांव हो गया है। कई चीज़ों का इसमें योगदान रहा, पर 2019 का अंत आते आते इस ग्लोबलाइजेशन में एक और चीज़ जुड़ गई, बाजार के अतिरिक्त बीमारी, कोरोना की महामारी, पेंडेमिक ऑफ कोरोना। तो आज हम इस कोरोना पेंडेमिक के ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। क्योंकि पूरे विश्व में यह महामारी फैल चुकी है, इसलिए इस बात में तो कोई शक नहीं कि कोविड-19 ने बीमारी का एक ग्लोबलाइजेशन तो अवश्य ही कर दिया है, पर इसके साथ ही साथ इसमें ग्लोबलाइजेशन के अंत की एक शुरुआत भी नज़र आती है। इस सेंस में कि इस महामारी से लड़ने के लिए विश्व कहीं भी एक नज़र नहीं आया। शुरुआत जहां चीन में हुई थी, उसने जिस तरह से अपने आंकड़े छुपाए, वह अब जग जाहिर हो चुका है। कल ही चीन ने अपने आंकड़ों में एक करेक्शन किया और मृतकों की तादाद करीब करीब 1.5 गुना बढ़ी हुई बताई गई। पर अभी भी चीन के जो आंकड़े हैं, उन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी परेशानी की वजह यह है कि अगर चीन ने अपने आंकड़े समय पर बता दिए होते, तो बाकी विश्व को इस महामारी का सामना करने के लिए पर्याप्त सूचनाएं होती और उसका मुकाबला उस तरह से किया जा सकता था। पर चूंकि जो आंकड़े आए थे, उनसे विश्व के सभी देशों को, विशेषतया जो संपन्न और धनी देश हैं, जिसमें
आज के विश्व का एकमात्र महाशक्ति जो अमेरिका है वह भी शामिल है। सभी ने यह सोचा कि यह एक साधारण सी फ्लू जैसी बीमारी है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो ताकत है, उसके सामने यह कहीं टिक नहीं पाएगी। पर ये सभी खाम ख्याल साबित हुए और उसका परिणाम आज पूरा विश्व भुगत रहा है। इस दृष्टि से हम इसे ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं कि लगभग पूरे विश्व ने यह गलती की, इसको कम करके आंका और उसका परिणाम भुगतना पड़ा। सिवाय कुछ एक गिने चुने देशों के जिनको हम एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं, बाकी कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था और उसके नतीजे हम रोज़ जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें देख रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, इस ग्लोबलाइजेशन के अंत की शुरुआत का पहला कदम हो सकता है। यह दुनिया इस महामारी के खत्म होने के बाद भी कभी वैसी नहीं होगी जैसी यह इसके शुरू होने के पहले थी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस दुनिया में होने जा रहा है। रादर यह कहूँगा कि हो चुका है और यह जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ जो चीन का रोल है, उसके अलावा हम देखें तो इटली को, बाकी विश्व की तो छोड़िए, यूरोपियन यूनियन जिसका वह एक प्रमुख सदस्य रहा है, उसकी भी कोई सहायता नहीं मिली और उसका परिणाम इटली के लिए बड़ा ही भयावह साबित हुआ। जो शुरुआती आंकड़े थे उसमें कि बल्कि मृतकों की संख्या में भी सबसे आगे था। हालांकि अब अमेरिका उसे कभी का पार कर चुका है, पर फिर भी इटली को जो परिणाम शुरुआती दौर में भुगतने पड़े उसे भुलाया नहीं जा सकता। इन सब चीज़ों में एक बात तो साफ तौर से नज़र आती है कि एपिडेमियोलॉजी के जो स्थापित सिद्धांत हैं उनकी सभी ने अनदेखी की और जैसा कि कहा जाता है कि those who forget history are doomed to repeat it। हिंदी में उसका अनुवाद करें तो कुछ इस तरह होगा कि वे लोग जो इतिहास को भूल जाते हैं वह उसे दोहराने के शाप से ग्रसित होते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसमें इस तरह की महामारियों से निपटने के लिए 3 चरण स्थापित किए गए हैं। पहला है डिटेक्शन, पता लगाना कि किन लोगों में संक्रमण फैला हुआ है, जो कि केवल टेस्ट द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। इसलिए WHO की टेस्ट की नीति, जिसे दक्षिण कोरिया ने बहुत शुरुआती दौर में ही अपना लिया और उससे अपने देश का काफ़ी हद तक बचाव किया, पहला चरण है इस एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल का। दूसरा जो चरण है वह है कंटेनमेंट का। बीमारी रोकने के लिए जो कंटेनमेंट किया जाए उसमें एक तो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में कौन कौन आया उनका पता लगाना और उन लोगों का क्वारंटाइन और आइसोलेशन करना। और तीसरा और अंतिम चरण है लॉकडाउन। विश्व के अधिकांश देशों ने चूँकि शुरू में इसको बहुत हल्के में लिया और इसलिए वह डिटेक्शन और कंटेनमेंट के चरणों के बारे में कुछ न कर पाने की वजह से एक ऐसी स्थिति में आ गए कि सिवाय लॉकडाउन के उनको कोई और विकल्प नज़र नहीं आया। अगर शुरुआती दौर में ही उसे कंट्रोल कर लिया जाता तो हो सकता है कि स्थिति की भयावहता वह नहीं होती जो आज पूरा विश्व झेल रहा है।
तो यह तो हुई ग्लोबलाइजेशन की बात और इस महामारी आ, का जो वैश्वीकरण हुआ। तो वैश्वीकरण का दौर जो बाजार से शुरू होकर बीमारी तक पहुंचा, उसके बारे में एक बात। अगले किसी कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे कि आगे के रास्ते क्या हैं, अभी हमें कितना लंबा सफ़र और तय करना है और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करूं, मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकन है उसे दबाकर इसके नोटिफिकेशन को प्राप्त कीजिए। मेरा उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह सूचना पहुंचे, ताकि अगर एक सही जानकारी लोगों को मिलेगी तो इस महामारी से लड़ने में हम सफल हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए, ताकि मैं इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकूं और उपयोगी बना सकूं, और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो उनके जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।